हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इंग्लिश प्रोज एंड वर्स। इससे पहले हमने 10th का और 12th का एमपी बोर्ड का बोर्ड एग्जामिनेशन का इंग्लिश का जो पेपर था उसको सॉल्व किया, उसको डिस्कस किया। दो वीडियो उसके मैं अपलोड कर चुका हूं और अभी सबसे लास्ट में 11th का एनुअल पेपर अभी आया है मेरे हाथ में, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एमपी बोर्ड का 11th स्टैंडर्ड का एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर है, वार्षिक पेपर है। ये मेरे हाथ में पेपर मिला, अभी भी मुझे मिला है, तो इसको अपन डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं और एश्योर हो सकते हैं कि आपने कैसे सॉल्व किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से सॉल्व किया होगा। अभी पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो लेट अस नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट अस बिगिन सॉल्विंग द पेपर। ऑब्जेक्टिव से अपन स्टार्ट करते हैं, सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पेपर मेरे हाथ में आया है वार्षिक पेपर का, तो ये 11-0-13 इसका जो मार्क है ऊपर 11-0-13 पेपर है, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 इंग्लिश सब्जेक्ट। तो मेरे हाथ में जो पेपर है उसका सेट है सी सेट मुझे मिला है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बाकी सेट भी लगभग इसी समान होंगे। अलग अलग सेट में थोड़ा सा क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज कर देते, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे करते, थोड़ा शफल कर देते क्वेश्चंस को। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जो पैटर्न, जो कंटेंट रहता है वो सेम ही रहता है। तो अपन सी सेट आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सेक्शन ये जो जैसे आपको पता है कि रीडिंग सेक्शन होता है, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये जो पैसेज था ये जॉन गटनबर्ग के बारे में था, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का उन्होंने इन्वेंशन किया था। तो मैसेज में ये दिया है कि एक बार वो काफ़ी काम कर रहे थे बाइबल को, वो बाइबल का एडिशन लैटिन में वो ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे थे, और काफ़ी टायर्ड हो गए थे, थक गए थे। तो एकदम से उनके अंदर, जैसे अपन बोलते हैं जब भी इंसान के अंदर दो माइंड काम करते हैं, इनर वॉइस काम करती है, तो उसके ऊपर है कि उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, पहले फॉर प्रिंटिंग, यानी कि प्रिंटिंग किस तरीके से बेनिफिशियल होगी मैनकाइंड के लिए, और सेकंड उसके अगेंस्ट में, जैसे अपन डिबेट करते हैं उस तरीके से। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर मूव करूंगा और मैं एक एक आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और जल्दी जल्दी आप उनके आंसर चेक कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, जॉन गटनबर्ग वॉज, अब चार ऑप्शन है, पेंटर, प्रिंटर, राइटर और ए फार्मर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है प्रिंटर। जॉन गटनबर्ग जो थे वो प्रिंटर थे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, ही वॉज प्रिंटिंग एन एडिशन ऑफ द बाइबल इन। अब बाइबल को वो किस लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कर रहे थे, उसका ब्लॉग बना रहे थे वो, तो लैटिन लैंग्वेज में उसको प्रिंटिंग करने की वो कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पे जब वो ऐसा सोचते हैं, अचानक ख्यालों में चले जाते हैं, एक तरह से ड्रीमिंग करने लगते हैं, तो उनके अंदर से दो आवाज़ें आती है। यहाँ पे पैसेज में दिया है कि एक फर्स्ट वॉइस होती है जो उनके फॉर के लिए बोल रही है, और सेकंड वॉइस जो है उसके अगेंस्ट में बोल रही है, यानी कि उसके विरोध में बोल रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच वॉइस सेड द एज ऑफ इग्नोरेंस विल बी एट एन एंड, यानी कि जो अज्ञान का जो युग है या अज्ञान का जो समय है ये खत्म हो जाएगा। तो पहला वॉइस जो है, पहली जो आवाज रहती है वो उनके अंदर से आती है। तो इसका आंसर है द फर्स्ट, ए आंसर है द फर्स्ट आंसर है। वो बताती है कि भाई अज्ञान अभी पूरा खत्म हो जाएगा, अगर प्रिंटिंग होने लगी, बहुत सारी किताबें पब्लिश हो जाएगी और लोगों में ज्ञान का उजाला फैलेगा। व्हाट वाज द मैसेज ऑफ द सेकंड वॉइस। अब सेकंड वॉइस क्या बोल रहे हैं, तो ऑप्शन है प्रिंटिंग विल एनलाइटन द वर्ल्ड, यानी प्रिंटिंग पूरी दुनिया को एक ज्ञान का प्रकाश देगा। प्रिंटिंग विल टीच पीपल टू थिंक, प्रिंटिंग विल टीच पीपल टू एक्ट फ्रीली। लेकिन ये तीनों ऑप्शन जो है पॉजिटिव है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, प्रिंटिंग विल पॉइजन यंग माइंड, यानी कि वो जहर भरेगा, है ना, कि जवान लोगों के दिमाग में जहर भरेगा अगर प्रिंटिंग चालू हो गया या प्रिंटिंग से किताबें आने लगी मार्केट में। तो क्योंकि वो अगेंस्ट में बात कर रहा है सेकंड वॉइस जो है, तो इसका ऑप्शन है टी। What was the result of Gutenberg's voice to continue printing? और फिर बाद में दोनों का ये एक तरह से मन में द्वंद्व चलता रहता है ना, तो वो खत्म हो जाता है, और फिर बाद में फाइनली उनके अंदर आवाज आती है कि नहीं, आपको बिल्कुल ये काम करना चाहिए, और उसके नेगेटिव से ज़्यादा इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो वो वाला जो क्वेश्चन है, तो रिजल्ट बाद में एंड में क्या हुआ, तो इसका रिजल्ट है ह्यूमंस बिकेम एनलाइटन्ड। सी ऑप्शन है इसका, पांचवे का सी ऑप्शन है, ह्यूमंस बिकेम एनलाइटन्ड, दैट इज द करेक्ट आंसर। गटनबर्ग इज रिमेंबर्ड टुडे एज अ मैन, है ना, उसको किस तरीके से याद किया जाता है, हु इन्वेंटेड ए प्रिंटिंग मशीन। ऑप्शन ए, हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन का उन्होंने इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था, इसलिए आज भी उनको याद किया जाता है। द टू वॉइसेस गटनबर्ग हर्ड बिलोंग टू, दो वॉइसेस जो दो आवाजें आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी, द गुड एंड इविल हार्प्स ऑफ हिज इनर सेल्फ। तो इसका भी ऑप्शन ए है। ऐसा बोला जाता है कि इंसान के अंदर
भगवान भी बचता है, शैतान भी बचता है, कभी शैतान भारी हो जाता है, हावी हो जाता है, कभी गॉड हैवी हो जाता है, तो वो दोनों आवाज़ें उसके अंदर से आती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द गुड एंड इविल हाफ्स, हाफ का प्लूरल है हाफ्स, ऑफ हिज इनर सेल्फ, उनके अंदर का जो एक अंदर की जो आत्मा की आवाज़ है, इस तरीके से। विच ऑफ द वॉइसेस वॉन गुटनबर्ग अगेंस्ट प्रिंटिंग द बुक, यानी कि कौन सी वॉइस उनको रोक रही है, तो वो है सेकंड वॉइस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सेकंड वॉइस इज द करेक्ट आंसर। द वर्ड अप्रेज यूज्ड इन द पैसेजेस, अब ये जो वर्ड है अप्रेज्ड है ना, ऊपर उठाना, अप्रेड, अप्रेज्ड, तो ये क्या है, मतलब अपने को ग्रामेटिकली पूछा है कि वेदर इट इज अ जेरेंड, ए पार्टिसिपल, ए कंजंक्शन और प्रीपोजिशन। तो जेरेंड होगा नहीं है क्योंकि आईएनजी लगता है जेरेंड में, कंजंक्शन होगा नहीं, जो दो सेंटेंस को दो क्लॉजेस के बीच में आप लगाते। प्रीपोजिशन आपको पता है कि इट इज नॉट ए प्रीपोजिशन आल्सो, सो इट इज अ क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द अप्रेज वर्ब जो होता है उसका थर्ड फॉर्म है, सो इट इज नेचुरली ए पार्टिसिपल। एंड गिव नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड एनकरेज, तो एनकरेज में अपन एंड में अगर MENT लगा देते तो इट विल बिकम एनकरेजमेंट, तो नाउन फॉर्म ऑफ द एनकरेज विल बी एनकरेजमेंट। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसके आपने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नाउ लेट अस मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, read the following passage and make notes on the basis of your comprehension of the passage, यानी कि सेकंड जो क्वेश्चन रहता है हमेशा ये 12th पैटर्न का, 12th की जो ब्लूप्रिंट होती है उसके आधार पे ये बनाया गया है। तो नोट्स यानी कि आपको हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स और फिर सब हेडिंग्स के साथ में ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको, देखिए नोट मेकिंग में कभी भी आपको पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखना होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, हेडिंग डाल के ABC, फिर सेकंड पॉइंट ABC, इस तरीके से लिखा जाता है और अंत में आपको एक सुटेबल टाइटल दिया जाता है। तो अगर मैं इस पैसेज की बात करूंगा ना, तो ये पैसेज कलर थेरेपी के बारे में है। तो किस तरीके से कलर्स में अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग एनर्जी, हर कलर की अलग अलग एनर्जी होती है। फिर उन्होंने क्या किया है कि जो डिफरेंट 7 कलर है, विबग्योर जो बोलते हैं अपन, VIBG, और क्या बोलते हैं साइंस का, ये थोड़ा भूल रहा हूँ, VIBGYOR, विबग्योर करके ये स्पेक्ट्रम के 7 कलर बताए जाते हैं। अच्छा, यही 7 चक्र अपनी बॉडी में भी रहते हैं और हर एक चक्र की यहाँ से यहाँ तक अपनी बॉडी में, अपन बोलते हैं योगा में, कुंडलिनी में, ये 7 चक्र बताए गए और हर चक्र का एक अपना कलर होता है। तो ये कलर थेरेपी इससे बताती है कि बॉडी में अगर पर्टिकुलर कलर की कमी हो जाती है, पर्टिकुलर चक्र, हर चक्र एक कलर को सिंबलाइज करता है, तो अगर उस पर्टिकुलर कलर की उसको एनर्जी दिया है तो बॉडी हील हो सकती है, अच्छी हो सकती है। ये भी एक नया मेडिकल साइंस में इसका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, अभी ज़्यादा ज़्यादा इसमें इन्वेंशन की जरूरत है, लेकिन चल रहा है, इसके ऊपर काम चल रहा है। तो अगर आप सिंपल वे में अगर इसको टाइटल लिखेंगे तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि भी एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ कलर थेरेपी, इट वुड बी द राइट टाइटल हो सकता है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टाइटल अगर आपको देना है तो यू कैन राइट होलिस्टिक शब्द यानी कि सर्वांगीण, है ना, पूरी तरह से होलिस्टिक और हार्मोनाइजिंग बॉडी बैलेंसिंग टूल, बॉडी को बैलेंस करने वाला है होलिस्टिक बॉडी बैलेंसिंग टूल, दैट इज द कलर थेरेपी। यानी कि बॉडी बैलेंसिंग हो सकती है, हार्मोनाइजिंग बॉडी हो सकती है, स्पिरिट भी हो सकता है यूजिंग द कलर थेरेपी। सो मेरे हिसाब से बेस्ट टाइटल ये होगा, होलिस्टिक बॉडी बैलेंसिंग टूल डैश द कलर थेरेपी। दिस वुड बी ए ग्रेट टाइटल आई थिंक। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है, 3 नंबर के नोट्स होते हैं और 1 नंबर का आपको टाइटल के लिए मिलता है। तो सेक्शन B जो है वो राइटिंग स्किल के ऊपर है, अलग अलग सेट में अलग अलग इनका फॉर्मेट चेंज कर दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये सब 4-4 नंबर के होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, तो 3 में और दिया रहता है आपको। तो पहले आपको दिया है नोटिस, पहला नोटिस है और नोटिस काय के बारे में लिखनी है, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम गोइंग टू बी हेल्ड इन योर स्कूल। आगे अगले हफ्ते में, या यहाँ पे डेट दी है 1st वीक ऑफ द मार्च। तो आपको पता है कि नोटिस में एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाना रहता है, ऊपर आपको नेम ऑफ द स्कूल अगर मेंशन नहीं है तो आप अपनी स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उस स्कूल का नाम लिख सकते हो। उसके बाद में टॉपिक लिखना है आपको, ट्री प्लांटेशन ड्राइव या ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, फिर नीचे डेट लिखना चाहिए। जनरली टाइम भी लिखा जाता है, नॉर्मली नोटिस जब आती है ये स्कूल में उसको स्टिक किया जाता है नोटिस बोर्ड पे या बुलेटिन बोर्ड पे, तो जनरली 10:30 और 11 AM का टाइम लिखा जाता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है एंड बस आपको ये लिखना है कि भाई हाँ यू आर रुचिर, तो आपको ये समझना है कि आप इको क्लब के सेक्रेटरी है। तो लास्ट में आपको लिखना है इको क्लब सेक्रेटरी रुचिर, इफ यू आर ए बॉय देन रुचिर एंड इफ यू गर्ल सो पल्लवी, कि भाई हमारे स्कूल में आवर स्कूल हैज डिसाइडेड टू conduct a tree plantation program in our school premises and it will be
held on the first week of the March. So all the students are supposed to bring some saplings from home, and you can plant in the school premises, or even you can be nearby a village or nearby a open space. We are going to plant tree with a tree guard and all, so as to कीप आवर एनवायरमेंट इंटैक्ट. तो आपने नोटिस लिखी होगी. इसके और में दिया है कि ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट है. एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा है, उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी. आपके पापा का ट्रांसफर हो गया और आप यू वांट टू सेल सर्टन हाउस होल्ड गुड्स, यानी कि घरेलू उपचार की जो चीजें होती है ना, हाउस होल्ड गुड्स, उसको सेल करने के लिए आपको पेपर में एक छोटी सी क्लासिफाइड कॉलम में एडवर्टाइजमेंट आती है. इसको एड भी बोला जाता है. इसमें क्योंकि इसमें पैसे लगते हैं तो अपने को बहुत शॉर्ट में लिखनी होती है. तो भाई अब नॉर्मली जब किसी व्यक्ति का एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफर होता है तो जनरली कार कभी कभी बेची जाती है, या सोफा सेट है, या रेफ्रिजरेटर है, एसी है, या वॉशिंग मशीन है. तो आपको एक फॉर सेल करके करना होता है. एंड नंबर ऑफ आइटम्स आप लिख सकते हैं, जैसे कि सोफा, एसी. यहाँ पे 2-3 चीज़ें होती है, आपको मेक स्पेसिफाई करना चाहिए कि भाई वॉशिंग मशीन ऑफ ए गोदरेज और LNG और वॉट एवर मेक. यू कैन इमेजिन इन दैट वे. एसी भाई आपके पास सैमसंग का है, L&T का है, जो भी कंपनी आपको आप इमेजनरी लिख सकते हैं. और नीचे आप अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं. ईमेल देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसी शहर के लोग उसको लेंगे. तो यू कैन गिव ए कॉन्टैक्ट नंबर, वो भी इमेजनरी रहता है. और नीचे अपन लिख सकते हैं कि द प्राइस विल बी निगोशिएबल. भाई आप भाव ताव करके, थोड़ी सी बार्गेनिंग करके आप इसको खरीद सकते हैं. जनरली जब व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर होता है तो वो जल्दी में रहता है. ही इज इन अ हरी, एंड दैट पर्सन वांट्स टू सेल हिज गुड्स, डोमेस्टिक गुड्स इन अ हरी. तो इसलिए सस्ते में मिल जाता है, मतलब. सो इसलिए लिखा जाता है कि प्राइस इज निगोशिएबल, यानी कि भाई आप कम ज़्यादा करके आप इसको ले सकते हैं. तो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट होती है. सिस्टर मैरिज के बारे में आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करेंगे, उसके लिए एक लेटर बहुत बार लिखा होगा आपने. और इसके और में क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अपने को प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है. और यहाँ पे आपको स्कूल का नेम भी दिया है, CM राइज हायर सेकेंडरी स्कूल, पद्मा, ग्वालियर. तो आपने बहुत बार लिखा होगा. कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, लिविंग सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर बहुत बार लिखा जाता है. सो डेफिनेटली आपने किया होगा. अब आर्टिकल्स आपको 120 वर्ड्स में लिखा है. क्वेश्चन नंबर 5 आर्टिकल दिया है. तो इसमें 5 आपको टॉपिक दिए हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ही वेल नोन टॉपिक है. सेकंड टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी. भाई एजुकेशन का क्या महत्व है, समाज में शिक्षा का क्या महत्व है. इंडियन फेस्टिवल, आपने दिवाली या होली का इससे बहुत अभी यहाँ पे 120 वर्ड्स है. लेकिन नॉर्मली इसमें इंग्लिश में एक चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वर्ड लिमिट हमेशा देखनी चाहिए. 120 यानी कि 50 वर्ड्स का लगभग एक पैराग्राफ होता है. तो उस हिसाब से आप वर्ड काउंट भी कर सकते हैं. ज़्यादा नहीं लिखना है, कम भी नहीं लिखना चाहिए. इसलिए इंग्लिश में हमेशा वर्ड लिमिट की तरफ ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं. ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं. ऐसे नॉर्मली 250 या 300 वर्ड्स में लिखा जाता था. अभी आपको ऐसे नहीं आ रहा है. तो इंडियन फेस्टिवल्स के किसी भी फेस्टिवल के ऊपर आप लिख सकते हैं. आर्टिकल लिखना है 120 वर्ड्स. एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ही अच्छा टॉपिक था. कई बार आपने अटेम्प्ट किया होगा. एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है ना. इस तरीके से आजकल रेडिएशन है. तो इस तरीके से बहुत सारे पोल्यूशंस के प्रकार आपको पता है. एंड यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी कितनी एजुकेशन में बढ़ गई है. अभी जो भी मैं यूट्यूब, अभी एक तरह से ये क्या है, यूट्यूब से मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ. तो ये भी एक यूट्यूब इज अ technology used in the field of education. So you can give the example of YouTube also, net also, online education also. There are many examples of technology used in the field of education. Not only in education but almost in every field the technology is being used widely. बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है. और इसके और में था, क्वेश्चन नंबर 5 के और में था कि रिसेंटली योर स्कूल ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप. एज अ स्कूल कैप्टन राइट ए रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन. देखिए बच्चों कि जब भी अपन रिपोर्ट लिखते हैं तो रिपोर्ट वो होती है जो सेमिनार या जो पर्टिकुलर प्रोग्राम होता है, इट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस, मतलब इट इज़ द इवेंट ऑफ द पास्ट. सो वी डिड दैट, यानी कि उसको पास्ट टेंस में ही लिखा जाता है. जनरली इसको अटेम्प्ट किया जाता है क्योंकि आज वो प्रोग्राम हो चुका है और आप 4 दिन के बाद में, 8 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में, 1 महीने के बाद में उसके बारे में रिपोर्ट लिख रहे हो ताकि वो स्कूल मैगजीन में आपकी पब्लिश हो सके. सो यू शुड राइट ऑल द पैराग्राफ, ऑल द रिपोर्ट इन द सिंपल पास्ट टेंस. सो ये राइटिंग स्किल था. हालांकि मैं इसके रिटर्न डिटेल क्वेश्चन आंसर में मेरे ब्लॉग लिंक में डाल दूंगा. जैसे मैंने 10th में डाले हैं, 12th में डाले, इसके भी मैं रिटर्न आंसर डाल दूंगा. आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको लिंक पे क्लिक करना. यू विल गेट ए रिटर्न आंसर्स आल्सो. सो डोंट वरी अबाउट द रिटर्न आंसर. सो वी विल मूव ऑन द सेक्शन सी. फिल इन द ब्लैंक से 3 ऑप्शन दिए रहते हैं. देयर इज डैश बर्ड ऑन द वॉल.
देर इज डैश बर्ड ऑन द वॉल, ऑप्शन आर्टिकल आपको देना है और एनीफाई करना था आपको ए एंड द, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, देर इज अ बर्ड ऑन द वॉल। ठीक है, तो बर्ड से पहले ए लगेगा आर्टिकल। सेकंड क्वेश्चन था टॉम इज हाइडिंग डैश द बॉक्स, तो इसके 3 ऑप्शन थे, इन, ऑन और इनटू। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है इन, टॉम इज हाइडिंग इन द बॉक्स, बराबर, क्योंकि वो अंदर, इन का मतलब और इनटू का मतलब भी दोनों का सेम होता है में, लेकिन जब कोई एक्शन होती है तो इनटू लगाया जाता है और कोई एक्शन नहीं होती है तो इन लगाया जाता है। सो देयर इज नो एक्शन इन द सेंटेंस, सो इन वुड बी करेक्ट प्रीपोजिशन। डैश द गर्ल्स हैड टू कैरी देयर ओन लगेज, अब यहाँ पे यानी कि सारे गर्ल्स को अपना सामान जो है खुद कैरी करना पड़ा। ठीक है, ऑप्शन है ईच, ऑल और एवरी, तो एवरी द गर्ल्स सेंटेंस साउंड करेगा, फिगर ऑफ स्पीच के हिसाब से, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से करेक्ट नहीं आएगा। ईच द गर्ल्स नहीं आएगा, तो नेचुरली आंसर इज ऑल द गर्ल्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑल द गर्ल्स हैड टू कैरी देयर ओन लगेज, यानी कि सारी लड़कियों को अपना सामान खुद कैरी करके ले जाना पड़ा। फोर्थ ऑप्शन है ही वॉज द फर्स्ट टू अराइव, है ना, ही वॉज द फर्स्ट टू अराइव डैश ही स्टार्टेड लेट, यानी कि वो जो व्यक्ति है उसने लेट चालू किया था, यानी कि लेट निकला था लेकिन फिर भी पहले आ गया। तो इसमें दो या ऑल दो भी लिखा जाता है, दो या ऑल दो, अद्यापि, यानी कि वही लेट शुरुआत करने के बावजूद भी ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द डेस्टिनेशन, सो दो इज द करेक्ट ऑप्शन। ही प्लेस, बहुत सिंपल था, ही प्लेस्ड हिज बुक ऑन द टेबल, है ना, प्रीपोजिशन है, टेबल के ऊपर उसने अपनी किताब रखी, तो इन नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, ऑन इज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ज्यादातर उन्होंने आपको प्रीपोजिशन पूछे है। द डैश क्लास वॉज बिजी विद द प्रोजेक्ट, है ना, द डैश क्लास वॉज बिजी विद द प्रोजेक्ट। 3 ऑप्शन आर गिवन, ऑल, होल और सम। सम तो आएगा नहीं क्योंकि सम का मतलब कुछ होता है, ऑल और होल में कुछ आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बट द करेक्ट ऑप्शन इज द होल क्लास, है ना, द ऑल नहीं आएगा, ऑल द आ सकता है, द ऑल नहीं आएगा, सो इसलिए आंसर इज द करेक्ट आंसर इज द होल क्लास वॉज बिजी विद द प्रोजेक्ट, सारी जो क्लास थी वो प्रोजेक्ट में बिजी थी। तो ये सेक्शन सी ग्रामर का क्वेश्चन नंबर 6 मैंने डिस्कस किया, तो मैं ज़्यादा लेंथी बनाऊंगा नहीं, फास्टली मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू कीप द एज शॉर्ट एज पॉसिबल दिस वीडियो। सो डू एज डायरेक्टर क्वेश्चन नंबर 7 था, तो डू एज डायरेक्टर का सिंपल मतलब ये होता है कि जैसा दिया गया है, जैसा करने के लिए बताया गया है, आप ऐसा कीजिए। ठीक है, मोहन इज वेरी वीक, फुल स्टॉप, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, और यू आपको क्या करना है, कंबाइन यूजिंग सो दैट, तो वेरी की जगह आपको पता है कि सो लगाया जाता है, वीक एडजेक्टिव है, उसके बाद में दैट लगाया जाता है, तो आंसर कैसे बनेगा, मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, मोहन इज सो वीक दैट he cannot lift this bag. So this is the correct way to do so that. Second question, if he works properly, he will be promoted. If he works properly, he will be promoted. तो आपको समझ में आ गया होगा कि if दिया है तो if की जगह अपने को क्या लगाना होता है, unless। बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट भी है। if और unless 12th में भी आता ही है, so that आता ही है, to आता ही है, नेगेटिव इंटरोगेटिव आते रहते हैं, तो इंपॉर्टेंट ग्रामर के ये है। तो ये सेंटेंस आप देखेंगे कि ये पूरा सेंटेंस पॉजिटिव है। ठीक है, इफ ही वर्क्स प्रॉपरली ही विल बी प्रमोटेड, यानी कि उसने अगर सही काम किया, अच्छे से काम किया, तो उसका प्रमोशन होगा, उसका प्रमोशन किया जाएगा, ये बताया जा रहा है, मतलब सेंटेंस पॉजिटिव है। और आपको ये पता है कि अनलेस में एक नेगेटिव यदि नहीं है ना, तो एक नेगेटिव होता है, तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, अनलेस आपने लगाया, सिर्फ अनलेस लगाया तो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, लेकिन अनलेस के बाद में एक और नेगेटिव लगाया, मतलब अनलेस का एक नेगेटिव और दूसरा एक नॉट लगाया, तो सेंटेंस 2 नेगेटिव will become 1 positive, 2 negative makes 1 positive। ये आपको पता है, तो सेंटेंस का आंसर ये होगा unless he works properly he will not be promoted, unless he works properly he will not be promoted, यानी कि आगे अपने को नॉट लगाना जरूरी है। दिस इज द तीसरा क्वेश्चन था, दिस इज द बुक दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, और दैट आई वॉज लुकिंग फॉर के नीचे अंडरलाइन की गई है, और आपको पूछा गया है कि ये जो क्लॉज है, अंडरलाइन जो क्लॉज है वो कौन सा है। तो अंडरलाइन भाई, अब ये दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, अब ये किसको स्पेसिफाई कर रहा है, बुक को, कि यही बुक तो मैं ढूंढ रहा था, यही किताब तो मैं ढूंढ रहा था, किताब के बारे में समथिंग इज बीइंग टोल्ड अबाउट ए नाउन, सो डेफिनेटली इट इज अ नाउन क्लॉज। तो ये नाउन क्लॉज होगा, आपको पता है एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन क्लॉज 3 प्रकार के क्लॉजेस होते हैं, तो इसमें इट इज अ नाउन क्लॉज। तो आपको सिंपल लिखना है, वो लाइन लिख के दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, आगे डैश करेंगे, आगे लिखेंगे नाउन क्लॉज। फोर्थ क्वेश्चन है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने का, चेंज द नरेशन।
इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट सबमिट योर प्रोजेक्ट्स बाय टुमारो, सबमिट योर प्रोजेक्ट्स बाय टुमारो। तो आपको पता है कि सेड टू के बदले में एक तरह से ये टीचर एडवाइस दे रहा है, तो सेड टू के बदले में अपन एडवाइज्ड कर देंगे। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू लगाना पड़ता है इन्फिनेटिव के हिसाब से। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर प्रोजेक्ट्स बाय टुमारो के बदले में हो जाएगा द नेक्स्ट डे। तो आंसर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट टू सबमिट देयर प्रोजेक्ट्स बाय द नेक्स्ट डे। आई होप यू गेट इट। As soon as the thief saw the police, he ran away। और इसको यूज करना है अपने को no sooner than से यूज करना है। तो इसको अपन कैसे करेंगे? as soon as के बदले में अपन करते हैं no sooner। तो no और इसको saw को did see करना है आपको, करेक्ट है? तो आंसर आएगा no sooner did the thief see the police, he ran away। और एक बार सुनिए, as soon as की जगह अपन रिप्लेस करेंगे no sooner, और पुलिस के बाद में कॉमा दिया है तो वहां पुलिस के बाद में आपको ध्यान लगाना है, करेक्ट है? तो नो सुनर डिड इसलिए लगा रहे हैं अपन क्योंकि सॉ है सिंपल पास्ट है। डिड सॉ के बदले में अपने को क्या करना है? डिड सी लगाना है। सो नो सुनर डिड द थीफ सी द पुलिस, ही रैन अवे, यानी कि जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया। आई ऑलवेज हेल्प हिम को अपने को चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट बोला गया है। तो पास्ट परफेक्ट में आपको पता है कि परफेक्ट पास्ट बोलो, पास्ट परफेक्ट बोलो कि हैड लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। तो इसका आंसर आएगा आई हैड ऑलवेज हेल्प्ड हिम, आई हैड ऑलवेज हेल्प्ड हिम, यानी कि हैड और हेल्प्ड आना जरूरी है, तभी ये पास्ट परफेक्ट होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन और अपना सेक्शन डी पे आ जाते हैं जो कि टेक्स्ट बुक के ऊपर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 9 के 2 पार्ट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो 5 नंबर का रहता है, 9 के ए और बी पार्ट रहते हैं जो कि 3 और 4 नंबर के रिस्पेक्टिवली रहते हैं। वो पैसेज है, मतलब आप जिसको अपन बोलते हैं कि सीन पैसेज है, टेक्स्ट बुक से आता है ये। पहले जो दोनों पैसेज थे वो अनसीन पैसेज थे और ये सीन पैसेज है। सो क्वेश्चन नंबर 8 अपन पढ़ते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपन पढ़ते हैं कि व्हाट वाज द एज ऑफ सुजान एंड जोनाथन, यानी कि 2 बच्चों का एज पूछी है। तो ये जो लेसन था ये वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर, हॉर्नबिल का सेकंड लेसन है, उसके ऊपर का ये पैराग्राफ था। तो भाई जो जोनाथन जो बॉय रहता है उसकी उम्र 6 साल की रहती है और जो सुजान रहती है उसकी उम्र 7 साल की रहती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 7 and 6 year old। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन थे इसमें, अगर आप पैसेज को बहुत केयरफुली पढ़ते हो 1 बार 2 बार तो आपको हर पैसेज के आंसर पैसेज में ही मिलते। जस्ट यू नीड टू रीड द पैसेज केयरफुली। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं है, उसको दोबारा आप पढ़िए, कुछ नहीं 2 मिनट लगते हैं पैसेज में, लेकिन आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं। तो अगर पैसेज के क्वेश्चन आंसर आपको प्रॉपरली लिखने हैं तो हमेशा याद रखिए कि यू शुड रीड द पैसेज ट्वाइस, कभी कभी तीसरी बार भी आप पढ़ सकते हैं इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, शॉर्ट पैसेज होता है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, सिर्फ अपने को केयरफुली लोकेट करना रहता है कि एग्जैक्टली क्या पूछा है। ओके, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर? तो ऑक्यूपेशन इसमें ए सेलर, ए बिजनेसमैन, ए डॉक्टर और नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे दिया है कि मेरी एंड आई 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, क्लियर दिया है। तो ये बिजनेसमैन, उनका जो बिजनेस करने वाले वो थे राइटर, तो ही वॉज ए बिजनेसमैन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेयर डिड द फैमिली सेट सेल फ्रॉम, यानी कि उन्होंने जो सेलिंग की शुरुआत करी, एक तरह से जो वोवेज की शुरुआत करी, एक यात्रा की शुरुआत करी, वो कहाँ से की? यहाँ पे नाम दिया है प्लाईमाउथ इंग्लैंड, यानी कि प्लाईमाउथ एक प्लेस है जो कि एक इंग्लैंड का हिस्सा है। इंग्लैंड से उन्होंने यात्रा की शुरुआत करी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इंग्लैंड। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर बोट? आपको पता होगा कि नेम ऑफ द बोट, उनकी जो बोट थी उन्होंने नाम बढ़िया दिया था वेव वॉकर। बहुत ही प्यारा नाम था, वेव के ऊपर चलने वाली बोट, यानी कि लहरों के ऊपर चलने वाली, जिसके ऊपर लहरों के ऊपर वॉकर यानी चलने वाला, ये चलने वाली, और वेव यानी कि लहरें। तो वेव वॉकर वॉज द नेम ऑफ द बोट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वेव वॉकर। Which of this is not similar in meaning to the word leisure? लेजर मतलब ये होता है जैसे अपने पास जो फ्री टाइम होता है, खाली टाइम होता है, उसको लेजर कहा जाता है। तो इसमें देखिए कभी कभी ये जो ऑब्जेक्टिव्स के जो होते हैं ना, उनमें से एक अगर आप एक ट्रिक याद रखें तो आपको बहुत फायदा होगा। 3 चीज़ें एक समान रहेगी आपको, और एक चीज़, एक ऑप्शन जो रहेगा वो थोड़ा सा हट के रहेगा। 3 will be same and 1 will be something away from those 3।
तो वो जो अवे रहेगा, थोड़ा हट के रहेगा, वो आंसर रहता है कभी भी। अब देखिए आपको बता रहा हूँ, फ्री टाइम खाली समय, स्पेयर टाइम स्पेयर यानी खाली खाली समय, आइडियल आवर्स डी ऑप्शन है खाली खाली घंटे। तो भाई ये तीनों ऑप्शन ए बी डी ये एक जैसे, और डिफिकल्ट टाइम अलग है। तो आपका नेचुरली आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज अ डिफिकल्ट टाइम, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है कि लेजर के जैसा सिमिलर वर्ड कौन सा नहीं है। तो ये जो तीन है ये सिमिलर है, फ्री टाइम सिमिलर है, स्पेयर टाइम सिमिलर है, आइडियल आवर्स सिमिलर है, ओनली डिफरेंट वर्ड इज डिफिकल्ट टाइम। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का ए जो था, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम दिया था ये, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, जैसे आप समझ गए होंगे फादर टू सन जो पोएम है इसके ऊपर का ये जो स्टांजा दिया हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड हैड ही डिजायर टू डिजाइन, यानी कि भाई उसने अपना जो सन है, अपना जो बालक है, बच्चा है, वो कैसे डिजाइन किया था, यानी मतलब कैसा होना चाहिए। वो चाहते थे कि भाई उनका जो सन है उसके साथ में उनके साथ में अपने ख्याल शेयर करे, अपना ओपिनियन शेयर करे, दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो पाए। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली होता नहीं, क्योंकि पोएम की जो थीम है वो जनरेशन गैप के ऊपर है, जो जनरली 2 जनरेशन में पाया जाता है। तो उन्होंने डिजाइन ऐसा किया था, दैट शेयर्ड हिज प्रेफरेंसेस, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। उनका ख्याल ये था कि वो अपने प्रेफरेंस, जो भी उनकी बच्चा अपनी प्रायोरिटी, अपने ओपिनियन, अपने लाइक्स फादर के साथ में शेयर करेगा, फिर फादर उनको हेल्प आउट करेगा। इस तरीके से दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, प्रेम रहेगा, लव रहेगा। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ द जनरेशन गैप बिटवीन द 2 जनरेशन, जो कि अक्सर कभी कभी समाज में अपने को देखने को मिलता है। सो ठीक है, वी विल मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन डू द फादर एंड सन हैव इन द पोएम, दोनों के बीच में रिलेशन कैसा दिखाया गया है। वापस यहाँ पे वही चीज मैंने आपको बताई कि एक और होगा, बाकी 3 सिमिलर हो गए। अब कॉर्डियल यानी कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन था, सहयोग वाली भावना थी, नहीं। वार्म रिलेशन था, वार्म रिलेशन यानी कि भाई गर्म जोशी वाला दोनों में रिलेशन था, बिल्कुल नहीं था। गुड रिलेशन थे, बिल्कुल नहीं थे। टेंशन वाले थे, तो स्ट्रेन्ड, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द स्ट्रेन, यानी कि 3 सिमिलर है, cordial, warm and good. These 3 words are similar, different is strain. So option B is the correct answer. तीसरा है, these lines present understanding of a father, helplessness of a father, happiness of the father, friendship of father and son. दोनों के बीच में फ्रेंडशिप थी, नहीं थी। फादर की खुशी थी, हैप्पीनेस ऑफ द फादर, नो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फादर, बिल्कुल नहीं। तो हेल्पलेसनेस यानी कि एक तरह से मजबूरी, यानी कि फादर हमेशा चाहते थे, वो जो पोएम में जो फादर रिप्रेजेंट किया, वो चाहते थे कि दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए उनका हेल्पलेसनेस वो दिखाती है, एक तरह से मजबूरी दिखाती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द हेल्पलेसनेस ऑफ फादर। क्वेश्चन बी था, इट वॉजंट मॉर्निंग येट, इट वॉज अ समर विथ डे ब्रेक, नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। मोराट के बारे में था, तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि ये सप्लीमेंट्री टेक्स्ट का है, स्नैपशॉट का, 11 का स्नैपशॉट का। और द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स जो है वो ये लेसन है। द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो और अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको बिल्कुल हॉर्स का जिक्र है, और बिल्कुल ऐसे मतलब आप थोड़ा सा अपना थोड़ा सा ये लगा सकते हैं और बिल्कुल आपको आंसर मिल जाएगा। हॉर्स का जिक्र दिया है, और द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, वो ऑप्शन करेक्ट है, लेसन का नाम वही था। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच पार्ट ऑफ द डे डज मोराट विजिटेड द स्पीकर, यानी कि समय कौन सा था, कौन से समय में उसने विजिट किया। तो इवनिंग थी, नहीं। शाम तो नहीं थी, रात तो बिल्कुल नहीं थी, नून बिल्कुल नहीं थी, वो डे ब्रेक था। डे ब्रेक मतलब दिन का शुरुआत। शुरुआत में पहली लाइन में दिया है विथ डे ब्रेक। डे ब्रेक यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग का जो समय होता है, डॉन का समय होता है, बिल्कुल मतलब एक तरह से भोर बोल लो, डॉन बोल लो, या डे ब्रेक बोल लो, एक ही मतलब है, बिफोर द सनराइज, यानी अर्ली इन द मॉर्निंग था वो। सो डे ब्रेक इज द करेक्ट आंसर। गिव ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर द टाइम इन द मॉर्निंग विथ डे लाइट अपीयर्स फर्स्ट, है ना। वापस ये डे ब्रेक की है, डे ब्रेक ही आंसर आएगा इसका भी, कि भाई टाइम कौन सा था, तो डे ब्रेक का टाइम था, अर्ली इन द मॉर्निंग था। एंड इन विच लैंग्वेज डिड मोराट स्पीक, तो आपको पता है कि जो लैंग्वेज उसने इस्तेमाल करी है वो थी अर्मेनियन लैंग्वेज। वो एक पर्टिकुलर ट्राइब रहती है जो अर्मेनियन भाषा में बात करते हैं, तो अर्मेनियन, बराबर है। और मेरे ख्याल से पैसेज में भी क्लियर दिया है, यस ही सेड इन अर्मेनियन। वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि पैसेज के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना ईजी होता है, आपने को बस ध्यान से देखना रहेगा,
ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ का, और लेसन के जो सीन पैसेज होते हैं, चाहे पोएम हो या लेसन, उनके आंसर्स तो आपको मिल ही जाते हैं, क्योंकि लेसन या पोएम आपने पढ़ी रही थी तो कहीं ना कहीं उसको माइंड में क्लिक हो जाता है. ओनली यू नीड टू रीड द स्टांजा और पैसेज केयरफुली. अब ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बड़ा हो रहा है. अब ये सारे क्वेश्चन आंसर है जो मैं मेरे ब्लॉग लिंक में आपको रिटर्न में डाल दूंगा. पूरा पेपर ही डाल देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो आप बिल्कुल उस लिंक पे क्लिक करो. मेरी वेबसाइट का नाम है www.reconciliation.com. आई विल पुट द लिंक ऑफ माई ब्लॉग where you will find all the complete solved written paper into my blog link. You have to just click the link given in the description box as well as in the comment box. So you can cross check your answers once again. So I hope you enjoyed all the questions and answer of the 11th class annual examination paper of MP board. So thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, goodbye and have a nice vacation. Thank you.